सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीएड और एमएड से संबंधित जो वाइवा होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें अक्सर एग्जामिनर हैं वो कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो बीएड और एमएड वाइवा से संबंधित आज हमारी जो क्लास है वो है पार्ट 4। आज जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये प्रश्न आपके लिए टीचर ट्रेनिंग करते समय भी महत्वपूर्ण है और टीचर ट्रेनिंग के बाद आप जैसे ही प्रतियोगी परीक्षा देंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, वहां भी आपसे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को आप पूरी सजगता के साथ देखें। तो सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें 1 नंबर प्रश्न है वो है पाठ योजना से संबंधित लेसन प्लान कि पाठ योजना किसके सिद्धांत पर आधारित है। पहला प्रश्न है कि पाठ योजना है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा उत्तर है कि पाठ योजना जो होती है वो गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ये गेस्टाल्ट शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो गेस्टाल्ट शब्द है वो कौन सी भाषा का है, जर्मन भाषा का है। कौन सी भाषा का है, जर्मन भाषा का शब्द है। और ये पूछ लिया जाए कि जो गेस्टाल्ट शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। समग्र या पूर्णाकार गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना प्रश्न किसके सिद्धांत पर आधारित है। यानी हम प्रस्तावना कौशल जो पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना कौशल में जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं वो किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो प्रस्तावना कौशल के अंदर जो प्रश्न होते हैं वो एडवर्ड थोरनडाइक के तत्परता नियम पर आधारित होते हैं। किस नियम पर आधारित होते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक के तत्परता नियम पर आधारित होते हैं। ये जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे इन्होंने हम अधिगम के कह सकते हैं, सीखने के लिए कह सकते हैं, अधिगम के 2 नियम बताए थे। 2 नियम कौन कौन से 2 नियम बताए थे। एक नियम था जिसका नाम था नंबर 1 मुख्य नियम, और दूसरा जो था वो था गौण नियम। अब ये जो मुख्य नियम थे ये मुख्य नियम 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। 3 प्रकार उनके कौन कौन से थे, पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था। नंबर 1 तत्परता का नियम, दूसरा जो था वो था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा जो था वो था प्रभाव का नियम। क्या था, प्रभाव का नियम। ये 3 नियम थे मुख्य नियम के तहत। इन तीनों नियमों में से जो प्रस्तावना कौशल में जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं वो किस नियम पर आधारित होते हैं, तत्परता के नियम पर आधारित होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि एडवर्ड
थॉर्नडाइक थे, ये कहाँ के निवासी थे? निवासी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये निवासी थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। अमेरिका के रहने वाले थे। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात और है, जो मैंने आपको पीछे जो वाइवा पार्ट 3 की जो क्लास थी उसमें बताई थी कि एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, इनको क्या कहा जाता है? यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनकी जो थ्योरी आपने बीएड या एमएड में पढ़ी है उसका नाम क्या है? एसआरए थ्योरी। एसआर थ्योरी वो इन्हीं की, एसआरए थ्योरी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठ योजना से संबंधित है। पाठ योजना के अंग कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, पाठ योजना के अंग टीचर ट्रेनिंग के दौरान जिसने नियमित क्लासें ली वही बता सकता है, क्योंकि पाठ योजना जिसने खुद ने तैयार की है उसको पता है कि पाठ योजना के अंग कौन कौन से हैं। और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि जो पाठ योजना तैयार करके स्टूडेंट लेके आया है वो कॉपी करके लेके आया है किसी फाइल से या उसने खुद ने तैयार की है। तो अक्सर पूछ लेते हैं कि पाठ योजना के अंग कौन कौन से होते हैं। तो आप पाठ योजना तैयार करते हो उस समय क्या क्या लिखते हैं आप? पाठ योजना के तहत पाठ योजना तैयार करते हो तो उस समय आप दिनांक भी लिखते हो कि पाठ योजना किस दिनांक को तैयार की गई है, दिनांक लिखते हो। और पाठ योजना तैयार करते समय आप विषय उपविषय ये भी लिखते हो, सब्जेक्ट विषय उपविषय भी लिखते हो। अब कई बालकों से, कई विद्यार्थियों से तो यही पूछ लिया जाता है कि विषय क्या है आपका और उपविषय क्या है लेसन प्लान को देखकर। तो विषय देखिए, जैसे आपका सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन है, उसके अंदर कई विषयों का समावेश है। जैसे सामाजिक अध्ययन में इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है, समाजशास्त्र भी है, नागरिक शास्त्र भी है। और आपने लेसन जो तैयार किए हैं वो आपका राजनीति विज्ञान से संबंधित है, तो आपका उप विषय क्या हो गया? जैसे आपने संसद का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर कोई प्रकरण तैयार किए हैं, कोई टॉपिक तैयार किए हैं, पाठ योजना तैयार किए हैं, तो वो आपका उप विषय क्या है? वह राजनीति विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन में भूगोल से संबंधित आपने कोई तैयार किए हैं तो वो क्या है? आपका भूगोल उप विषय। नागरिक शास्त्र है तो आपका उप विषय, समाज शास्त्र है तो उप विषय। तो दिनांक, विषय, उप विषय ये अंग होते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, प्रकरण क्या है, वो भी पाठ योजना का अंग है। उसके बाद किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, तो हाँ आप कक्षा एवं वर्ग ये भी पाठ योजना का अंग है। इसके अलावा जो कक्षा है, वर्ग है, ये लिखने के बाद आपको ये भी ध्यान देना होता है कि आप जो अपनी पाठ योजना है वो किस पीरियड में, किस क्लास में यानी प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो भी आपको लिखना होता है, क्लास और फिर कितने समय में। तो समावधि भी पाठ योजना का अंग है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य क्या थे, मुख्य विशिष्ट उद्देश्य क्या थे पाठ योजना के, तो सामान्य उद्देश्य पाठ योजना के अंग है। विशिष्ट उद्देश्य पाठ योजना के अंग है। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने के पश्चात आप अपना जो विषय वस्तु है, जो प्रकरण है, उसको बालकों की पूर्व ज्ञान से भी जोड़ते हो। तो
पूर्व ज्ञान यानी प्रस्तावना कौशल में आप क्या करते हो कि नए ज्ञान को बालकों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने का कार्य करते हो। उसके बाद सहायक सामग्री यानी टीचिंग मटेरियल आप कौन कौन सा काम में ले रहे हो, तो वो भी। उसके बाद में पाठ की संरचना, तो हम कह सकते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जैसे आप श्यामपट है, जिसे आप ब्लैक बोर्ड कहते हो, श्यामपट, जिसे डस्टर कहते हो, झाड़न, जिसे आप चौक कहते हो, श्वेतवर्ती का आपका चार्ट है, मॉडल है, या अन्य कोई सहायक सामग्री है, तो वो सब किसके अंतर्गत है? टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत है। इसके अलावा पाठ की संरचना आपने किस तरह से तैयार की है, तो पाठ संरचना भी पाठ योजना का एक अंग है। क्या है? पाठ योजना का अंग है पाठ संरचना। पाठ संरचना तैयार करने के पश्चात श्यामपट पर आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो, तो श्यामपट पर उसका सारांश भी लिखते हो, यानी उसका पूरा सार क्या है, उसका कुछ अंश लिखते हो आप, तो वो क्या है? श्यामपट सारांश है। उसके बाद में निरीक्षण कार्य भी किया जाता है। निरीक्षण कार्य, उसके बाद जो आप गृह कार्य देते हो बालकों को, वो भी पाठ योजना का एक अंग है। उसके बाद संदर्भ आदि, ये सारे क्या है? पाठ योजना के अंग है। तो पूछ लिया जाए पाठ योजना के अंग कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे के सारे पाठ योजना के ही अंग हैं। आगे जो आपको चौथा प्रश्न पूछा गया कि पाठ योजना के प्रकार बताओ, कि जो पाठ योजना होती है वो प्रकार पूछ लिए, पाठ योजना के प्रकार बताओ। अब पाठ योजना का पहला जो प्रकार है, पहले प्रकार में जैसे आपने व्यापक पाठ योजना तैयार की है, तो हम कह सकते हैं व्यापक पाठ योजना, जिन्हें अंग्रेजी में आप कहते हो मैक्रो टीचिंग। क्या कहते हो? मैक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो हो सकता है लघु पाठ योजना। लघु पाठ योजना, जिसे आप कहते हो शॉर्ट टीचिंग। नंबर 3, सूक्ष्म पाठ योजना, जिसे आप कहते हो माइक्रो टीचिंग। तो ये क्या है? पाठ योजना के प्रकार हैं। अब अलग अलग जो पाठ योजना है, उन अलग अलग पाठ योजनाओं के लिए अलग अलग समावधि होती है। सूक्ष्म पाठ योजना की समावधि अलग है, लघु पाठ योजना की अलग है, व्यापक पाठ योजना की अलग है। जो आपको पीछे जो क्लास हुई थी वाइवा पार्ट थर्ड थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पाठ योजना के प्रकार, उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य के अंग, यानी आपने जो विशिष्ट उद्देश्य तैयार किए थे उसके अंग पूछ रहा है कि विशिष्ट उद्देश्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो आपने विशिष्ट जो उद्देश्य लिखे थे उनमें किस किस प्रकार के जो कौशल थे उनको काम में लिया था, वही क्या है? विशिष्ट उद्देश्यों के अंग होते हैं। जैसे ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशल,
ये जो आपने काम में लिए थे वो सारे के सारे क्या हैं? अंग हैं। अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये क्या है? विशिष्ट उद्देश्य के अंग कहलाते हैं। 6 नंबर प्रश्न का कह रहा है कि सामान्य रूप से शिक्षण क्या है? कि सामान्य रूप से शिक्षण किसे कहेंगे? तो किसी को पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं पढ़ाना, शिक्षा देना, या कह सकते हैं ज्ञान देना। ज्ञान देना ही शिक्षण है। यानी हम किसी को पढ़ा रहे हैं या किसी को कोई शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या है? शिक्षण है सामान्य तौर पर। अगर कह दिया जाए प्रश्न संख्या 7 कह रहे कुछ शिक्षण विधियों के नाम बताओ। अगर आपने नियमित रूप से महाविद्यालय में क्लास ली है तो कुछ शिक्षण विधियां हैं जिन पढ़ाते समय अक्सर जो वहां लेक्चरर हैं, जो प्राध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, वो यानी आपको बताते भी हैं और किस विषय के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है उसके बारे में भी बताते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ शिक्षण विधियां हैं उनके नाम बताओ। तो शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तरी विधि भी आती है, संवाद विधि भी आती है, आगमन निगमन विधि भी होती है, तर्क विधि भी होती है, निर्देशन विधि भी होती है और खेल विधि भी होती है। तो ये 5-7 विधियों के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे आप कह दो प्रश्नोत्तर विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, संवाद विधि, आगमन निगमन विधि, खेल विधि, प्रायोजन विधि, अनुसंधान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इस तरह 5-7 विधियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब पूछ रहा है आगे 8 नंबर प्रश्न में कि गणित विषय के शिक्षण के लिए उपयोगी विधि कौन कौन सी है? जो गणित के स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखना, अक्सर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपका चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, हिंदी हो, तो अक्सर पूछ लिया जाता है। गणित विषय का अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे पूछ लिया जाता है कि आप गणित विषय आपका सब्जेक्ट है, तो गणित विषय का आप शिक्षण करवा रहे हो, तो गणित विषय के शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी विधियां कौन कौन सी हैं? तो गणित विषय का जो शिक्षण करवाया जाता है उसके लिए आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि और समस्या समाधान विधि, ये 4 विधियां महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी? आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि। नंबर 2 विश्लेषण संश्लेषण विधि कह सकते हैं, या फिर हम संश्लेषण विश्लेषण विधि कह सकते हैं। तो संश्लेषण
विश्लेषण विधि। नंबर 3 समस्या समाधान विधि, गणित विषय के शिक्षण में उपयोगी है। और व्याख्यान विधि, ये विधियां अक्सर गणित विषय पढ़ाते समय काम में ली जाती हैं, गणित विषय पढ़ाते समय काम में लेते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 देखें। विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? क्या आपको विज्ञान विषय का शिक्षण कराना है? विज्ञान विषय का शिक्षण कराते समय कौन कौन सी विधियां हैं जो महत्वपूर्ण है? तो विज्ञान विषय का शिक्षण कराते समय हम कह सकते हैं व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि की व्याख्या भी, और साथ में हमारे पास में जो टीचिंग मटेरियल है उसका हम क्या करें, प्रदर्शन भी करें। तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि काम में ले सकते हैं। उसके बाद प्रयोगशाला विधि, विज्ञान के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे को यानी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाया जाए, प्रयोग के द्वारा उसको समझाया जाए। उसके बाद जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है वो भी महत्वपूर्ण है। ह्यूरिस्टिक विधि, और इस ह्यूरिस्टिक विधि को क्या कहा जाता है? अनुसंधान विधि कहा जाता है। अनुसंधान विधि भी इसी को कहा जाता है, अनुसंधान यानी खोज। उसके बाद नंबर 4 जो महत्वपूर्ण विधि है वो है परियोजना विधि, विज्ञान पढ़ाते समय परियोजना विधि, जिसको प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि इसी को कहा जाता है। अब ये जो प्रोजेक्ट विधि है, परियोजना विधि है, ये किस बात पर बल देती है? किस बात पर बल देती है बालक के लिए? ये बल देती है करो और सीखो। इस बात पर बल देती है कि करो और सीखो, यानी करके सीखना। अगर ये पूछ लिया जाए, कंपटीशन में आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोजेक्ट जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? रिचर्ड्स था। रिचर्ड्स महोदय थे, उन्होंने सबसे पहले प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया था। अगर ये कह दिया जाए कि अध्ययन के क्षेत्र में कह दिया जाए, या कह दिया जाए कि शिक्षण का जो क्षेत्र है, अध्ययन के क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट शब्द है, इस प्रोजेक्ट शब्द को सबसे पहले किसने अपनाया था? यानी जो ये प्रोजेक्ट शब्द है इसको अध्ययन क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने अपनाया? या ये कह दें कि अध्ययन के क्षेत्र में ये जो प्रोजेक्ट शब्द है इसको सबसे पहले कौन लेके आया था? तो अध्ययन के क्षेत्र में शब्द का प्रयोग तो रिचर्ड्स महोदय ने किया था, लेकिन अध्ययन के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो था किलपैट्रिक महोदय
ने सबसे पहले प्रोजेक्ट शब्द का अध्ययन के क्षेत्र में प्रयोग किया था। अब आपका प्रश्न संख्या 10 है। वो कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो यानी ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर थे। कौन पूरा नाम था? ब्रूस फ्रेडरिक, जिसे हम BF स्किनर कहते हैं। क्या कहते हैं? BF। बी का अर्थ क्या था? ब्रूस। और F का मतलब क्या था? फ्रेडरिक स्किनर। पूरा नाम था इनका ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर। अब ये ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर महोदय थे, ये कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। यानी सूक्ष्म शिक्षण है वो इन्हीं के सिद्धांत पर कार्य करता है। और उन्होंने प्रयोग किस पर किया था? इनका प्रयोग किस पर था? स्किनर महोदय का प्रयोग था चूहे पर। प्रयोग किस पर था? चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने, स्किनर महोदय ने। जो एसआर थ्योरी थी, उस एसआर थ्योरी यानी अधिगम में जो क्रिया प्रसूत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत देते हुए उन्होंने क्या किया था? तो ये भी कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अधिगम में क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अधिगम यानी सीखना, तो अधिगम में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत देते हुए, अनुबंधन सिद्धांत देते हुए क्या नया काम किया था उन्होंने? उन्होंने जो एसआर थ्योरी थी, उस एसआर थ्योरी को किस में बदल दिया था? आरएस थ्योरी में बदल दिया था। यानी जो एसआर थ्योरी थी, उस एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदला। किसने? स्किनर महोदय ने। किसने बदला था? स्किनर महोदय ने। अगर ये पूछ लिया जाए ना आपसे कि जो 20वीं सदी थी या 20वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक, 20वीं शताब्दी का जो सर्वाधिक प्रभावशाली अगर कोई मनोवैज्ञानिक था तो BF स्किनर ही था। 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो मनोवैज्ञानिक था 20वीं सदी के अंदर वो था BF स्किनर। कहां का निवासी था? अमेरिका का निवासी था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रश्न को अनदेखा नहीं करें। आगे 11 नंबर प्रश्न है। वो कहते हैं कि TLM किसके सिद्धांत पर आधारित है? TLM है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो TLM आपने बीएड या एमएड में जो पावलोव का सिद्धांत था, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा है, उस पर आधारित है। किस पर आधारित? पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के सिद्धांत पर। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर।
किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग, यानी जो मीट पाउडर है उसको काम में लेते हुए कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो टीएलएम, यानी टीएलएम का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं पहले क्लास में कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण के दौरान जो सहायक सामग्री काम में ली जाती है उन्हीं को क्या कहते हैं? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर ये पूछ लिया जाए, आगे का प्रश्न कह रहा है कि टीएलएम किस देश की देन है? टीएलएम किस देश की देन है? तो टीएलएम की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी चीन से। कहां से हुई थी? चीन से। तो टीएलएम है वो चीन देश की देन है। आगे प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षक के गुण बताओ कि एक अच्छा शिक्षक है। 14 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न, अच्छे शिक्षक के गुण। अच्छे शिक्षक के गुण। अच्छा शिक्षक कौन होता है भाई? जो अच्छी अच्छी बातें करे, क्लास में मनोरंजन करता रहे, या विषय वस्तु से हटकर बातें करता रहे, या आपकी बढ़ाई करता रहे, वो। आप खुद एक बार अपने विवेक से सोचो कि आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक अच्छे शिक्षक के गुण बताइए, तो एक अच्छा शिक्षक कौन है? देखिए, जिसको अपने संबंधित विषय का विस्तृत ज्ञान हो, संबंधित विषय का विस्तृत ज्ञान हो। नंबर 2, जिसकी भाषा सरल एवं सुस्पष्ट हो। भाषा क्या हो? सरल हो और स्पष्ट हो। नंबर 3, जिसका व्यवहार क्या हो? अच्छा हो। जिसका व्यवहार अच्छा हो। और नंबर 4, छात्रों के प्रति जो सहायता का या सहयोग का दृष्टिकोण रखता हो, तो वो क्या एक अच्छा शिक्षक है। नंबर 1, जिसे संबंधित विषय का विस्तृत ज्ञान हो, यानी जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसको अपने विषय का यानी विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय पर अच्छी उसकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। दूसरा गुण क्या होना चाहिए उसका? सब्जेक्ट तो उसका अच्छा है, लेकिन सब्जेक्ट अच्छा होने के साथ साथ, यानी सब्जेक्ट का ज्ञान है लेकिन उस सब्जेक्ट का ज्ञान होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? उसकी भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। भाषा सरल एवं सुस्पष्ट हो। दूसरी बात। नंबर 3, अब ज्ञान भी है, भाषा भी अच्छी है, तो उसको क्या होना चाहिए? उसका व्यवहार अच्छा हो। क्या हो? उसका व्यवहार अच्छा हो। उसका व्यवहार अच्छा हो, यानी हर छात्र को अपने पुत्र के समान और हर छात्रा को अपनी पुत्री के समान जो यानी रखता हो, यानी जिसमें अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की जिज्ञासा हो। उसके बाद जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी छात्र हैं, उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण हो? सहयोग का दृष्टिकोण हो। तो छात्रों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण, क्योंकि विद्यालय या महाविद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं तो हर बच्चे की अलग प्रकार की समस्या होती है। तो जहां तक हो सके हर बालक का एक अच्छे शिक्षक को यानी उसको सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने से मतलब यह नहीं है
कि उसको नंबर ज़्यादा दे दें या उसको नकल करवा दें या उसको फाइलें दे दें, वो सहयोग नहीं है। सहयोग से मतलब ये है कि जो भी समय है, जो भी परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्ण तरीके से यानी बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसकी सहायता करें, वो सहयोग है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण कौशल के प्रकार बताओ, कि शिक्षण के जो कौशल हैं उनके प्रकार बताओ। तो शिक्षण के जो कौशल हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं? शिक्षण कौशल के प्रकार बताओ, यानी शिक्षण के जो कौशल हैं उन शिक्षण के कौशलों में आप सबसे पहले जो कौशल पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो प्रस्तावना कौशल को। प्रस्तावना कौशल। दूसरा जो कौशल है प्रस्तावना के बाद में वो होता है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल। नंबर 3, व्याख्यान के बाद में दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल के बाद में नंबर 4 जो है वो होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। नंबर 5, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उसके बाद में जो आकर्षण से संबंधित होता है उसको कहते हैं हम प्रसन्नीकरण कौशल। प्रसन्नीकरण कौशल के बाद में पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल। और पुनर्बलन कौशल के बाद जो हम कह सकते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल। तो ये होते हैं शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण के जो कौशल हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षण कौशल के जो प्रकार हैं वो ये हैं। आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी हमारा जो राष्ट्रीय योग दिवस हम जो मनाते हैं वो किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। अब आगे जो प्रश्न है उसमें एग्जामिनर ऐसे अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम बताओ। 16 नंबर प्रश्न है, उसमें मनोवैज्ञानिकों के नाम पूछ रहा है। मनोवैज्ञानिकों के नाम, कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो मनोवैज्ञानिकों में विलियम वोंट, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम वुड मनोवैज्ञानिक है। वी.एफ. स्किनर, ओलपोर्ट, वाटसन,
इसके अलावा जैसे वुडवर्थ हैं, मैकडूल हैं, वुडवर्थ, मैकडूल, थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक, पावलोव, पिल्सबरी, जेम्स ब्रेवर, करो एंड करो, ये सारे के सारे क्या है? मनोवैज्ञानिक, सारे के सारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनमें से 5-7 नाम जो आपको याद है वो आप बता सकते हो, क्योंकि इनके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब, कहां और किसने स्थापित की? यानी विश्व की सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, वो प्रयोगशाला कब, कहां और किसने स्थापित की? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? स्थापित हुई 1879 में, सन 1879 में। फिर आगे कह रहा है कहां हुई, कहां स्थापित हुई? तो कहां स्थापित हुई? यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहां हुई? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहां हुई? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहां का विश्वविद्यालय है ये लिपजिंग विश्वविद्यालय? कहां का है? जर्मनी का, जर्मनी में हुई। किसने की? स्थापित किसने की? ये स्थापित की थी विलियम वुंट ने। किसने की थी? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने विश्व की सबसे पहले यानी मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी वो स्थापित की थी 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जो जर्मनी में है। और करने वाले व्यक्ति का नाम, स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम था विलियम वुंट था। क्या था? विलियम वुंट था। एक बार ये प्रश्न तो हमने 17 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में कुछ अन्य प्रश्नों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में कई बार क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी जो कुछ बातें हैं या वो किससे संबंधित हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है, जैसे कह दिया जाता है, यानी किसी मनोवैज्ञानिक की जो उक्ति है, जो पंक्ति है, वो बता करके उससे उसका नाम पूछ लिया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि तुम मुझे
कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह कथन किसका है? कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने ये बात कही थी? तो ये बात कही थी जे बी वॉटसन ने। जो भी वॉटसन भी कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और जे बी जो वॉटसन है, इनको क्या कहा जाता है? जे बी वॉटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। याद रखना, व्यवहारवाद का जनक कभी भी पूछ ले तो किसको कहा जाता है? जे बी वॉटसन को कहा जाता है। और ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन है? कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन है? जे बी वॉटसन है। अब कई बार बच्चों से पूछ लेते हैं सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई का अंग्रेजी में तो कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसकी अगर आपसे कह दिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, सीबीएसई की जो स्थापना है वो कब हुई? तो सीबीएसई की स्थापना होती है जुलाई 1952 में। जुलाई 1952 में, जुलाई 1952 में। और कई बार अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था, तो उस माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई, कब बनाया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बनाया गया या उसकी स्थापना कब हुई? तो सीबीएसई से एक साल बाद, ये 1952 में बना, तो ये 1953 में बना, 1953 में। और अपना जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान अजमेर है, उसकी स्थापना पूछ ले कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी अजमेर, अजमेर में मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखो, देश के अंदर सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ उससे 100 साल बाद हुई, यानी 1857 में देश में क्रांति हुई थी स्वतंत्रता को लेकर, उससे 100 साल बाद, 100 साल बाद यानी 1957 में, ऐसे याद रखना। यानी 1857 में तो स्वतंत्रता के लिए क्रांति होती है, आजादी के लिए, और राजस्थान में 1957 में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आती है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो जाती है 1957 में। अगर ये कह दिया जाए कि शिक्षा गारंटी जो योजना थी वो कब
लागू हुई। शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना कब लागू हुई? तो 1999 में, 1999 में। और सर्व शिक्षा अभियान पूछ ले, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत पूछ ले, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान है वो शुरू होता है 2002 में। कब होता है? 2002 में। अगर आपसे, जैसे गणित और विज्ञान की हम चर्चा कर चुके थे, अगर ये पूछ लिया जाए कि जो हिंदी व्याकरण है या हिंदी व्याकरण का शिक्षण है, उसके लिए सरल और सुग्राह्य विधि कौन सी है? यानी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे थोड़ा और 2-4 प्रश्न और बताते हैं आप। तो आपको गणित और विज्ञान की हम बता चुके हैं। अब हिंदी वाले बच्चे नाराज हो सकते हैं कि मैं हिंदी की क्यों नहीं बताएगी शिक्षण विधियां। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो आप हिंदी व्याकरण का शिक्षण करा रहे हो, तो हिंदी व्याकरण शिक्षण की सबसे सरल और सुग्राह्य यानी जिसको सरलता से ग्रहण किया जा सके ऐसी विधि कौन सी है? तो आपसे पूछ ले कि हिंदी व्याकरण शिक्षण की, हिंदी व्याकरण शिक्षण की सरल एवं सुग्राह्य यानी जिसको आसानी से ग्रहण किया जा सके, सुग्राह्य विधि कौन सी है? तो आप कह सकते हो कि आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि। आगमन विधि कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो दूसरा इसको विश्लेषण विधि। क्या कह सकते हो? विश्लेषण विधि। और ये पूछ लिया जाए कि आगमन विधि का जनक कौन है, तो आगमन विधि का जनक किसको माना जाता है? बताया हुआ आपको, अरस्तु महोदय को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु महोदय को। तो हिंदी व्याकरण की सरल विधि तो कौन सी है? आगमन विधि है। कौन सी है? आगमन विधि है। और ये कहते व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये तो सरल है। क्या है? सरल है। क्या है? सरल है। अगर ये कह दे कि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम विधि कौन सी है? कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेगा ये। तो जिनका सब्जेक्ट हिंदी है वो ध्यान रखना भाई, हिंदी व्याकरण की जो सर्वोत्तम विधि है वो है आगमन निगमन विधि। कौन सी है? आगमन निगमन विधि, ये सर्वोत्तम विधि है। और अगर आपसे ये पूछ लेना कि आपको संधि या समास यानी कोई हिंदी व्याकरण का टॉपिक देकर के पूछे कि आप संधि और समास पढ़ा रहे हो, तो सबसे उत्तम कौन सी विधि, कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? तो आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। और ये पूछ लिया जाए कि आपको पद्य भाग जिसे हम कहते हैं यानी कविता का शिक्षण कराना है, कविता पढ़ानी है, तो कविता पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है कविता शिक्षण के लिए? कविता शिक्षण के लिए, कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? कविता कैसे पढ़ाओगे? एक तो गद्य भाग है और एक पद्य भाग है। तो पद्य भाग जो होता है उसके अंदर यानी अवरोह है, आरोह है, ले, गति, छंद, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो कविता के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? गीत एवं अभिनय विधि।
गीत एवं अभिनय प्रणाली कह सकते हो, गीत या अभिनय विधि कह सकते हो। गीत एवं अभिनय प्रणाली यानी गेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गेम में प्रस्तुत होनी चाहिए कविता। गे वो होता है जिसको गाया जा सके। अभिनय से मतलब ये है कि आपके जो शरीर के जो अंग हैं, आपके शरीर के जो हाव भाव हैं, वो भी साथ में संचालित होने चाहिए। उसको कहते हैं अभिनय प्रणाली। और आपको यह कह दिया जाए कि कोई बालक यानी सही ढंग से पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो उच्चारण सुधार है तो आप कौन सी विधि काम में लोगे? यानी बालक का उच्चारण सुधार करना है आपको, उच्चारण सुधार है तो कौन सी विधि सर्वोत्तम है, कौन सी विधि अच्छी है? तो कौन सी विधि अच्छी है? तो आप कह सकते हो कि उच्चारण के लिए यानी भाषा प्रयोगशाला विधि है, उसका हम उपयोग करेंगे। भाषा प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? यानी जो भाषा से संबंधित जो लैब बनी हुई होती है, जो प्रयोगशाला बनी हुई होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं। तो जैसे ही उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण में कहाँ गलती है, कहाँ अशुद्धता है, उसका हमें अच्छे से पता चल सकता है। तो आप क्या कह सकते हो कि उच्चारण सुधार हेतु हम भाषा प्रयोगशाला विधि को काम में लेंगे। अब एक आपको घर से प्रश्न दे रहा हूं मैं, आपसे पूछ सकता है, कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि पुस्तक समीक्षा, नहीं फिर आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करना, पुस्तक समीक्षा क्या है, जिसे हम बुक रिव्यू कहते हैं, बुक रिव्यू कहते हैं। पुस्तक समीक्षा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कि पुस्तक समीक्षा क्या है, या आपने किस पुस्तक की समीक्षा की, तो आप कमेंट सेक्शन है उसमें, या फिर जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें पुस्तक समीक्षा के बारे में आप क्या जानते हो वो आप लिख करके भेजोगे। यह आपके लिए गृह कार्य है। तो आज की यह क्लास अगर आपको पसंद आई है, आपके समझ में आई है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा आपके जो सहपाठी हैं उन सहपाठियों तक शेयर करें। और जो नए विद्यार्थी इस चैनल पर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे आशा है कि आपको जो प्रश्न बताए गए हैं, जो यहाँ समझाए गए हैं, इन प्रश्नों को आप सदैव याद रखेंगे और इस क्लास का पूरा जो फायदा है, पूरा लाभ है, वो प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।